इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे इर्रेशनल नंबर, है ना, बहुत कुछ जाने थे उसमें। आज पढ़ना है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। समझ में आया बात? रियल नंबर आपको बता चुके, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सब सारे क्या है, रियल नंबर है। पर एक्सपोनेंट है क्या, वो आप आज जानिएगा क्या है। अच्छे से देखिए, लिखे हम बाबू 5 का पावर अगर 4 लिखे, एक एग्जाम्पल ले रहे, ठीक, 5 का पावर 4, इसको हम लोग क्या लिखते थे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो बोले ये क्या बता रहे हैं, नहीं ये 5 का पावर 4 है, तो हम इसको कितने 5 कितने टाइम्स है यहाँ पे 4 टाइम्स, तो 5 को 4 टाइम्स हम लोग लिख दिए। तो बोले मतलब नहीं समझे, आओ समझो। तो ये जो 5 है ना बाबू, समझ रहा बात, ये 5 इसका कुछ नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। थोड़ा सा एकदम बच्चा बेसिक बता रहे तेरे को, समझ में आया। उसके बाद आते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में, पहले जान लो ये सब है क्या। उसके बाद जो ये 4 दिख रहा है 4, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो बोले अच्छा एक्सपोनेंट हम समझ गए, पावर वाले को एक्सपोनेंट या तो इंडेक्स बोलते हैं, कोई दिक्कत, पावर या तो इंडेक्स। समझ में आया बात? यही चीज एक्सपोनेंट, अब हमको पढ़ना है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। समझ में आया बात? कुछ नहीं, ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं, और जो पावर होते हैं पावर एक्सपोनेंट या तो इंडेक्स बोलिए। समझ में आया बात? अब पढ़ेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या है, समझ में आया बात? एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या है, अच्छे से देखना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है क्या, सपोज करो ए कोई रियल नंबर है, उसका पावर n है, n मतलब जितने टाइम्स, समझ में आएगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो मतलब ये अभी किस चीज में, पॉजिटिव में, कुछ नहीं है तो यहां बाबू प्लस ना है। समझ में आया बात? तो मतलब ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 इंटू ए का पावर, ये n फैक्टर तक जाएगा। समझ आया बात? ये n तक, समझ रहा। मतलब जैसे अगर 5 का पावर 4 है, तो देखते ये 4 क्या चीज में, पॉजिटिव में, तो ये 5 कितने टाइम्स तक जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स तक गया। और भी रहा, मतलब 256, तो 256 तक ले जाएंगे। हाँ n बोला ना, जाते रहेगा पावर, कोई दिक्कत। उसके बाद नेगेटिव एक्सपोनेंट भी होंगे। हाँ देखो अच्छे से, नेगेटिव एक्सपोनेंट, सपोज करो a का पावर अगर -n रहे तो वो क्या होगा, याद रखना बाबू, कभी भी जो होता है ना पावर, जो होता है ना पावर एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। अरे इंक खत्म हो गया शायद, लगता है। समझ में आया बात? a का पावर -n कभी नेगेटिव हुआ ना, तो बोले इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। तो आप लिखे एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, सवाल तो होगा ना। अच्छे से देखना बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ये नीचे की तरफ a का पावर n हो जाएगा। देख पॉजिटिव हो गया। समझ में आया बात? अगर एक एग्जाम्पल लीजिए, नहीं समझे, एग्जाम्पल अगर लिए हम 5 का पावर -3, तो बोले 5 ही लीजिएगा। हाँ कोई भी नंबर, बस एक तेरे को बच्चा ऐसा समझा रहे हैं। अगर 5 का पावर -3 रहे नेगेटिव में, आप बताएं कि एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो अगर 5 का पावर -3 है तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ले कर दीजिए, तो 1/5 का पावर 3 हो गए, कोई दिक्कत। देख जो पावर थे वो पॉजिटिव हो गए, देखा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ नहीं बताया तेरे को। पढ़ा रहे हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, तो पहले हम बताएं कि एक्सपोनेंट है क्या। तो बोले अच्छा एक्सपोनेंट है, आप एक एग्जांपल लिए 5 का पावर 4 लिखे थे, ऐसे ही ना किए थे, 5 का पावर 4। तो बोले ये जो है ना, इसको बोलते हैं बेस। एकदम फिर से रिकैप करवा रहे हैं। और ये 4 को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं या तो इंडेक्स बोलते हैं। थोड़ा सा पीछे वाला चीज समझ में आया बात? तो वही चीज से उसके बाद आए पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब a का पावर n रहे, तो a इंटू n फैक्टर जितना भी बोले, सपोज करो 4 बोले तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 तक लिखें। तो वही चीज n क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सपोनेंट भी होते हैं, अगर a का पावर -n रहे तो इसको याद रखना। उसके बाद आपको बताएं कि एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होते हैं।
समझ में आया बात। उसके बाद तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, सवाल आया होगा। तो सवाल कुछ नहीं, सवाल में हम बताएं आपको कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। बोले ऐसे उल्टा, आप भी उल्टा हो जाइए तो नेगेटिव है, समझ रहे बात। कुछ नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो 1/a का पावर n हो गए, समझ रहे, एकदम बच्चा ऐसा। उसके बाद एक एग्जांपल ये, सपोज करो 5 का पावर -3 है, तो इसको रेसिप्रोकल किए, नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, रेसिप्रोकल किए तो बाबू ये देखो 1/5 का पावर 3 हो गए। कोई दिक्कत, समझ में आया बात। देखो नेगेटिव में था, पॉजिटिव कर दिए, समझा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे, बहुत अच्छा है, मजा आएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या है बताएं। बोले नहीं बताइएगा का, मन नहीं है बताने का, सुन लो अच्छे से। फर्स्ट लॉ, पहला लॉ ये है ना बाबू कि अगर a का पावर m है इंटू a का पावर n है तो जल्दी बताइए क्या होगा। नहीं बताएंगे, बता रहे हैं अच्छे से। तो बोले देख ये जो a है इसको हम लोग क्या माने थे, बेस माने थे, और ये एक्सपोनेंट या तो पावर है ना, या तो इंडेक्स, जो बोलिए आप, है ना। तो ये बेस जो है ना, बेस जो है वो सेम है, बेस सेम है। देख ए है यहाँ पे भी ए है, तो ए सेम ही है ना। देख दोनों भाई साथ में एकदम सेम है, जुड़वा, समझ में आया। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते थे, पावर ऐड हो जाएंगे। तो बोले मतलब जैसे अगर बेस सेम है ना तो बेस को एक बार लिखें ए, पावर ऐड मतलब m प्लस n, मतलब m प्लस n। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। फर्स्ट लॉ ये बोले कि अगर बेस सेम रहे, a का पावर m इंटू a का पावर n रहे तो कुछ नहीं, a लिखेंगे और इसका पावर ऐड हो जाते हैं, तो मतलब बेस सेम। अरे सर बेसवा जो है वो सेम्मा है, मतलब सेम है, बेस सेम। तो आप अभी बताएं बेस सेम होता है ना सर, तो जो पावरवा होता है ना, पावरवा m और n पावरवा है सर, इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं सर, या तो इसी को इंडेक्स, तो ये ऐड हो जाते हैं। समझ में आया। तो बोले चलिए सर हम तो समझ गए, एक एग्जांपल जरा लीजिए। तो लो देख लो, एक एग्जांपल अच्छे से लेते हैं। सपोज करो 2/3 का पावर 2 है इंटू 2/3 का पावर 3 है। ये 2/3 सर क्या है सर बेस है। बेस अगर सेम है, देख तो बाबू 2/3 बेस सेम है सर। अभी आप बताएं अगर बेस सेम होता है ना सर तो पावर ऐड हो जाते हैं सर, पावर जो है वो ऐड हो गए। कोई दिक्कत तो कुछ नहीं, 2/3 लिखेंगे और इसका पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 + 3। कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या बोले, ऐड कर देंगे 2/3, 2 + 3 5। तो बोले सर एक एग्जाम्पल तो समझ गए हम, एक और एग्जाम्पल लीजिए ना। चलिए लेते हैं बाबू, अब एक और एग्जाम्पल। सपोज करो 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 4, सॉरी इंटू, इसको ब्रैकेट को भी हटा दो, समझ में। 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4, बेस सेम बाबू, बेस सेम लिखना नहीं तुम लोग, एक समझाने के लिए हम बता रहे, बेस सेम, पावर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो बोला हमको पता है ये सब चीज़, थोड़ा सा समझ लो। 3 को लिखेंगे 2 + 4 कितने होते हैं, 4, 2 + 4 6। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहला लॉ बताएं कि अगर a का पावर m रहे इंटू a का पावर n रहे तो कुछ नहीं, बेस सेम, बेस को सिर्फ एक बार लिखेंगे बाबू, उसके बाद पावर बताएं आप ऐड हो जाते हैं। तो वही चीज़ लिए, एक एग्जांपल लिए 2/3 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर 3। तो बोले अच्छा और कुछ ले सकते थे, हाँ पर पॉजिटिव लेना है बाबू, आपको बताए थे ना 2 और 3 क्या पॉजिटिव है। समझ में। उसके बाद बेस सेम है, पावर ऐड हो गए। देख 2/3, 2 + 3, 2/3 का पावर 5। कोई दिक्कत। वैसे ही 3 का पावर 2, एक और एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल 2, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4। जितने भी याद रखना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिमाग में एकदम डाल लीजिएगा। बेस सेम पावर ऐड, समझ में आया, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड हो गया पहला लॉ।
अब दूसरे लॉ में आते हैं। पहला लॉ में कोई दिक्कत, आइए दूसरा लॉ। ये अगर आप स्टॉप करके इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। देखो अभी तक आया होगा। अब अच्छे से सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है अच्छे से समझना। अगर a का पावर m है डिवाइडेड बाय a का पावर n है, इसमें तेरे को 3 केस बताएंगे, ठीक, एकदम मन से समझना, बहुत मजा आएगा। a का पावर m, a का पावर n, तो मतलब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें कुछ नहीं करना बाबू, इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी सेम है, a का पावर इस तरह लिख देंगे a, उसका माइनस हो जाएंगे m माइनस n। और एक और बात बताए तेरे को, यहाँ पे जो m होगा ना, ये भाई साहब ये हमेशा बड़ा होंगे, मतलब, और यहाँ ध्यान में रखना ये चीज़, m ग्रेटर देन n, समझ में आया? मतलब क्यों m ग्रेटर देन n, अगर m बड़ा होगा ना बाबू तभी तो पावर जो होंगे वो पॉजिटिव आएंगे, समझ में आया बात? तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर n बड़ा हुआ तो उसका भी आ रहा है। पहला केस समझ में आया? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है, देख इसी के फॉर्म में। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 4 माइनस 3 लिखें? तो बोले हाँ लिख लीजिए ना, अभी आप ही तो बताएं, ये ऊपर में अभी आप ही ना बोले, इसको m और ये n है और ये a, 5 4 माइनस 3 लिख दिए, तो 5 का पावर क्या आ गए, 1 आ गए, देख पॉजिटिव। तो बोले नहीं, अब हमको बताइए n बड़ा रहे तब क्या होगा। अच्छा n बड़ा रहे ना, मतलब दूसरा केस है ये, अच्छे से समझना। केस 2 बताने जा रहे हैं। केस 2 में क्या है कि अगर सपोज करो यही चीज़ a का पावर m और a का पावर n रहे, अच्छे से समझना बाबू मन से, तो अगर मान लीजिए वही चीज़ होगी a का पावर m माइनस n, पर यहाँ पे अगर m लेस देन n, मतलब n अभी बड़ा हो गया यहाँ पे, तब क्या होता है, देखिए यहीं पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेने के बाद देखिए आंसर आएगा नेगेटिव में, तो बोले नहीं आप झूठ बोल रहे, लीजिए एग्जाम्पल लीजिए। तो लो सपोज करो बाबू 3 का पावर 2 लिए और यहाँ पे 3 का पावर 5 ले लिए, देख m छोटा है n बड़ा है, ठीक, तो 3 का पावर 2 माइनस 5 होंगे, तो 3 का पावर क्या आ गए, माइनस 3, देख लो 2 में माइनस 5, 5 में माइनस 3, बड़ा नंबर कौन है 5, तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है, तो माइनस 3। तो अभी आप इससे पहले बताएं कि अरे कभी भी पावर जो होता है ना वो नेगेटिव नहीं होते हैं, लिख भी दिए थे, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं बबुआ, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 का पावर 3 हो जाएंगे। समझ में आया बात, समझ में आया, कोई दिक्कत? हाँ चलिए हम समझ गए, अगर m बड़ा हुआ तो डायरेक्ट पॉजिटिव मिल जाएगा, m अगर तो नेगेटिव, तो इसको फिर करना पड़ेगा पॉजिटिव में। अगर सर केस 3 बताने जा रहे हैं, केस 3 में अगर ये दोनों इक्वल हो गए सर, तो यार कंफ्यूज बहुत करते हैं आप, बोले इक्वल, m ग्रेटर देन n बता दिए, m लेस देन n बता दिए, अगर इक्वल हो गए तो मतलब m, यही चीज a का पावर m और a का पावर n, और यहाँ पे बता दे रहे ये भी क्या देंगे, a का पावर m माइनस n ही देंगे, पर अगर m इज इक्वल टू n हो गए तब क्या होंगे सर, तब क्या होंगे बताएं हम, आओ देखो, देख बाबू बच्चा ऐसा पता है m इज इक्वल टू n हो गए, समझ में आया बात, तो a का पावर m और m इज इक्वल टू n है, तो n के जगह पे हम m भी लिख सकते हैं सर, तो बोले कहा है इक्वल है ना बाबू, m इज इक्वल टू n, तो a का पावर m लिख दिए, तो बोले अच्छा लिख दिए, हाँ देख लिख दिए। तो अब देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m माइनस m, तो बोले हाँ आप ही तो बताएं, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाते हैं, ये m माइनस n हो जाते हैं, तो m माइनस m हो गए सर, तो यहाँ पे m माइनस m, a का पावर 0, अरे a का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होते हैं, तो a का पावर 0 अगर आए तो ये 1, समझ में आया, 3 केस समझ में आया यहाँ तक।
कोई दिक्कत? इसका जो वैल्यू पावर अगर किसी का भी पावर 0, जैसे 256 का पावर 0, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? केस 3 समझाएं इसमें। केस 1 यहाँ लिख देते हैं, केस 1 सेकेंड लॉ का केस 1 बताएं यहाँ पे आपको, ये वाला कि अगर m ग्रेटर देन n रहे, m ग्रेटर देन n रहे तो a का पावर वही चीज़ m माइनस n करते हैं। एग्जाम्पल ये 5 का पावर 4 और 5 का पावर 3, m बड़ा है n छोटा है तो 5 में पॉजिटिव में आए। दूसरा अगर n छोटे रहे तो तीसरा वाला केस भी बता दिए, सॉरी सेकेंड वाला। थर्ड वाला केस में बहुत मज़ा आया। थर्ड वाला में तो बोले क्या मज़ा आया कि यहाँ पे अभी आप बोले सर कि इसमें m ग्रेटर देन n है, इसमें बोले m लेस देन n है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो सर ले तेरा सवाल का भी आंसर हम दे दिए। तो बोले अच्छा इक्वल हो गए मतलब m इज इक्वल टू n हो गए। तो अच्छा तो a का पावर m और a का पावर n के जगह पे हम m लिख सकते हैं। तो बोले कैसे सर? अरे m इज इक्वल टू n है बाबू, तो n मतलब इक्वल है ना, तो n के जगह पे m लिख दिए। अब ये भाई साहब ऊपर की तरफ चले गए, अभी बताएं सेकेंड लॉ के मदद से। तो a का पावर m माइनस a का पावर 0 आ गए, तो 0 जो भी पावर आता है उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। प्रूफ करके आपको एक अच्छा सा वीडियो, एक ही वीडियो रहेगा उसमें हम प्रूफ करेंगे कैसे a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होते हैं, करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ बताएं, सेकेंड लॉ बताएं एग्जाम्पल के साथ। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अब थर्ड लॉ पढ़ेंगे, है ना। देखिए थर्ड लॉ क्या है, एकदम बच्चा ऐसा है तो बोले हमेशा एक ही चीज़ आप बोलते हैं और बहुत टफ लगता है। नहीं देख लो, देख बाबू थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर a का पावर m है और n है, इस तरह अगर रहे तो बोले मतलब कैसे समझेंगे इस तरह। देख ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई गया बाहर कमाने, समझ में आया? तो ये बोला ना, अब ये कमा करके पूरा घर पे, ये घर है, a जो है वो रियल नंबर है याद रखना, और m और n। अब ये क्या किया कि दूर में था, बोला अब बहुत थक गए अब नहीं कमाएंगे, अब ये है आ जाता है घर के अंदर। तो मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? a का पावर m इंटू n लिख सकते हैं। आ गया घर के अंदर, आ गया। देखो यही चीज़ अगर छोटा भाई चला गया अब कमाने बाहर, मतलब ये इक्वल होंगे किसके? छोटा भाई मतलब a का पावर, अगर ये n है, बड़ा भाई अब अंदर है और छोटा भाई बाहर है, तो बात एक ही होगा। क्या होंगे? इसका भी एक ही चीज़ आएगा, a का पावर n इंटू m। अरे 2 3 जा 6 करो रे, या 3 2 जा 6 करो, बात एक ही तो होता है। तो वही चीज़ ना कि m इंटू n किए, n इंटू m किए, बात एक ही होता है। समझ में आया बात? a क्या है? a रियल नंबर अभी बताएं आपको, m और n क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद समझ में आया? पहला तो बोले नहीं समझे, एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करो 3 का पावर 2 है और इसका पावर फिर 3 है। समझ में? देख तो वही फॉर्म में m n, तो यहाँ पे क्या हुआ? 3 2 इंटू 3 हो गए। समझ में आ बात? तो 3 का पावर क्या हो गया? 6। एक और एग्जाम्पल लीजिए, नहीं समझे? देखो एक और एग्जाम्पल, 2/3 का पावर 2 है, करली ब्रैकेट भैया जी यहाँ पे 4 है। कोई दिक्कत? देखो वही चीज़ है, ऐसे ही ये क्या है? रियल नंबर 2/3 भी रियल ही नंबर है, तो 2/3 को लिखे बबुआ 2 इंटू 4। कोई दिक्कत? तो 2/3 2 4 जा 8। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? थर्ड लॉ, थर्ड लॉ बोले अगर a का पावर m फिर ब्रैकेट में ऊपर n रहे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं m इंटू n। समझ में आया? एक एग्जाम्पल लिए, मतलब एक अच्छे से समझना। छोटा भाई बड़ा भाई गया बाहर कमाने, अब वो घर आ गया, वो देखो घर आ गया ब्रैकेट के अंदर। समझ में आया? उसके बाद एग्जाम्पल दिए। अब पढ़ेंगे फोर्थ लॉ। समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए अब फोर्थ लॉ जानते हैं ना। फोर्थ लॉ, फोर्थ लॉ क्या है अच्छे से देखना, इसमें तेरे को 2 चीज़ बताएंगे। अगर ए बी इस तरह फॉर्म में कोई नंबर रहे और इसका पावर n रहे, तो मतलब इसका ए बी अब 2 नंबर आ गए, ये दोनों का पावर n रहे, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, देख ये जो है ना, समझो ए और बी दोनों भाई हैं और ये क्या है? हिस्सा मिलेगा, मतलब a का पावर n, इसको भी हिस्सा मिलेगा, इसको भी इक्वल हिस्सा, मतलब
ए का पावर n होंगे और b का भी पावर n होंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? यहाँ तक a का पावर n, यहाँ इंटू का साइन होता है, कुछ नहीं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मान लो ये सब सेम एक छत पे रहते थे, छत पे मतलब एक घर में, अगर मान लो इस तरह अगर भाई रहे a बाई बी, मतलब एक ऊपर वाले बिल्डिंग में रहे एक नीचे रहे, तो क्या होते हैं इसमें? इसमें भी सेम। अगर a बाई बी इस तरह फॉर्म में रहे तो क्या होता है? इसमें भी सेम बढ़ता है, a का पावर n और b का पावर n। बोले एग्जाम्पल लीजिए, तो देखो इसका एग्जाम्पल सपोज करो 6 का पावर 4, तो बोले अरे एक ही है। हाँ, तो इसको हम नहीं लिख सकते बाबू 2 इंटू 3 का पावर 4, 2 3 जा 16 ना होते हैं, इसका पावर 4। तो देख तो ये यहाँ पे भी जाएंगे और ये यहाँ पे भी जाएंगे, तो मतलब 2 का पावर भी 4 होंगे इंटू 3 का पावर भी 4 होंगे। कोई दिक्कत? आगे सॉल्यूशन भी होता है, 2 का पावर 4 कितने होते हैं इंटू 3 का पावर 4, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। बस अभी तेरे को फोर्थ लॉ समझा रहे हैं। फोर्थ लॉ में हम बताएं ए बी का पावर n रहे, मतलब इंटू रहे, तो a का पावर n इंटू बी का पावर n। एग्जाम्पल 6 का पावर 4 रहा तो हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते? बोले नहीं समझे, एक एग्जाम्पल और लीजिए। सपोज करो 3 इंटू 3 रहे, समझ में आया? तो इसका पावर कितने हैं? 4 है, तो इसको ये भी जाएगा, इसमें यहाँ पे भी जाएगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लीजिए इसका भी, जैसे 2/3 का पावर सपोज करो 3 रहे, तो ये 3 2 के लिए भी है और इसके लिए भी, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फोर्थ लॉ बताए, दो चीज़ बताएं यहाँ पे, 1 2। अगर मल्टीप्लाई में रहे तो a का पावर n इंटू बी का पावर n होते हैं। अगर इसी तरह डिवाइड में रहे a बाई बी के फॉर्म में, a बाई बी का पावर n, तो a का पावर n b का पावर n। एक एग्जाम्पल लिए, समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बस 4 लॉ था और कुछ और भी बात थे जो आपको अंदर में बता दिए। a का पावर 0 रहे, कुछ भी रहे, अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट खत्म और चैप्टर भी खत्म, चैप्टर 1। समझ में आया? अच्छे से पढ़िए, मन से। समझ में आया? देखिए पढ़िएगा ना शुरू से, थोड़ा सा मेहनत है, पढ़ाई में तो मेहनत है बाबू। और मैथ्स आप चाहिए कि ऐसे देख देख करके बन जाए, वो नहीं, आपको कॉपी बुक लेकर के बैठना होगा, प्रैक्टिस करना होगा आपको। कुछ नहीं, NCERT निकालिए, कोई सा भी बुक निकालिए, अच्छे से देखिए वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। समझ में आया? देखिएगा, गारंटी है बनेगा। समझ में आया बात? आप अच्छे से पढ़िए। NCERT को मतलब RS अग्रवाल जो होता है वो प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसको प्रैक्टिस करिए, पर मेन मोटो आप NCERT उसको सॉल्यूशन करते रहिए। देखिए बनेगा क्वेश्चन। 4 लॉ बताएं, अच्छे से देखिएगा तो इसका क्वेश्चन है सबसे लास्ट वाले में, है ना? अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए पढ़ाई में, है ना? तब तक के लिए बाय।